हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है। ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा सेक्शन बी में आता है, बिजनेस स्टडीज के। ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम द सीबीएसई बैकग्राउंड तो नहीं तो ये काफी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, पोस्ट ग्रेजुएशन सबका टॉपिक होता है। सो फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस होता है पैसा, मनी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। हमारे बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज है, जो बिजनेस को एक्सपैंड करना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, लोगों को पैसा पे करना है, वेजेस देने, सैलरी देने, तो वो सारा कुछ पैसे के साथ होता है। ठीक है। सो फाइनेंस हमारा पैसा होता है दैट रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें क्या क्या आता है? पैसे को रेज करना, पैसे को स्पेंड करना, अपने फंड्स को मैनेज करना, ताकि हमारा जो पैसा है वो और आगे बढ़ सके। ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर देना कहीं ना कहीं। सो मनी नीडेड टू बाय द मशीन्स, पे सैलरी, रेंट, ये सारा इसका एग्जाम्पल है। फाइनेंस इज द लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है। तो फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि हमारा टॉपिक है। इसका मतलब है पैसे को मैनेज करना। ठीक है। पैसे को ऑर्गेनाइज करना, उसकी प्लानिंग करना। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। किसकी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज की। जो भी फाइनेंस के रिलेटेड एक्टिविटी है उन सबको हमने मैनेज करना है। ठीक है। जिसमें क्या होगा? प्रॉपर यूज ऑफ फंड्स। जो भी हमारे पास पैसा है उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ये नहीं कि फालतू में पैसा खर्चा करी जाओ। ठीक है। अपना लॉस बढ़ाते रहो कंपनी का। सो जो पैसा है, जैसे आपको रॉ मटेरियल एक जगह से महंगा मिल रहा है, एक जगह से सस्ता मिल रहा है, सो आप प्रेफर करोगे जहां से आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है और रीजनेबल प्राइस मिल रहा है, वहां से रॉ मटेरियल खरीदो। ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल यूज कर सकते हो। इट एम्स टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर्स। हमारी कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, उनका वेल्थ इंक्रीज हो सके। इट हेल्प इन टेकिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हम यहाँ पे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। आपने दोनों एक्टिविटीज पढ़ी होंगी अपनी अकाउंटेंसी में। ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। आपको हमेशा अपने फंड्स को अवेलेबल रखना है। दैट मीन्स कि अगर आपको डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, जो भी आप एक्टिविटीज डे टू डे करते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, लोगों को वेजेस प्रोवाइड करते हो, रेंट पे करते हो, तो उसके लिए आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा आपके पास शॉर्टेज रहे फंड्स की। ठीक है। अपने अपने फंड्स को एफिशिएंटली अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। ओके। इट इंक्रीज द प्रॉफिट। अगर आपका पैसा अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, आपका कॉस्ट कम आएगा। अगर आपकी कॉस्ट कम आएगी तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स होते हैं जो इन्होंने हमारी कंपनी में शेयर लिया होता है। ठीक है। जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, इक्विटी शेयर खरीदे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदे होते हैं, तो वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ओके। सोर्सेज। अब हमारी कंपनी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वे से, जो हमारी कंपनी है, पैसा रेज कर सकती है। अगर आपको पैसा चाहिए, आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, आपको पैसा चाहिए तो आप लोन ले लोगे, बैंक से लोन ले लोगे। वैसे ही कंपनियों को रेगुलरली तो पैसा चाहिए होता है, ऊपर से ज्यादा अमाउंट का पैसा चाहिए होता है, तो वो क्या करती है? अपने पैसे को कहाँ कहाँ से रेज करती है? सोर्सेज क्या है पैसे को लेने के, रेज करने के? पहला है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर जिसको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं। ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को शेयर्स मान लो। इक्विटी और प्रेफरेंस दो तरीके के शेयर्स होते हैं। फिर डिबेंचर्स आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स आती है, और बैंक लोन। बैंक लोन हम पार्ट टू में करेंगे। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग तक हम करेंगे। ठीक है। इक्विटी शेयर्स हमारे क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप इन द कंपनी। मतलब कि जो कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी से शेयर्स खरीदे होते हैं, लिए होते हैं, ये रियल ओनर होते हैं। अब देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है। ठीक है। आप एक कंपनी को एक पिज्जा समझो, अगर आपको शेयर के बारे में मतलब ही नहीं पता तो। ठीक है। तो कंपनी एक पिज्जा है। ठीक है। पिज्जा के 8 स्लाइसेस है। ठीक है। तो 8 स्लाइसेस क्या है? शेयर्स है। 8 शेयर्स है। एक स्लाइस मतलब एक शेयर। आपने एक स्लाइस लिया मतलब आपने एक शेयर खरीद लिया, तो आप एक शेयर, एक स्लाइस के क्या बन गए? ओनर बन गए। ठीक है। तो वैसे ही कंपनी में बहुत सारे शेयर्स होते हैं। तो जिस जिस बंदे के पास जितना जितना शेयर्स जाते रहता है, वो उतने उतने परसेंट का क्या बनता रहता है? ओनर बनता रहता है। अब आप ओनर हो तो ओनर का क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है, वो आपको इसमें हम आगे जाके पढ़ते हैं उसको। ठीक है। दे गेट द डिविडेंड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आगे आगे जाके हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पढ़ेंगे, हम इक्विटी वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, उनके बाद इक्विटी वालों को डिविडेंड
डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड क्या है? जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, तो उसमें से प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो कुछ डिविडेंड बांट देती है, ठीक है। तो उसको हम डिविडेंड करते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, डिबेंचर्स वालों को नहीं मिलता। इक्विटी शेयर्स का फीचर्स क्या है? ये ओनर होते हैं। अब ये ओनर है तो इनके वोटिंग राइट्स भी होंगे, कौन शेयर होल्डर रहेगा कौन शेयर होल्डर नहीं रहेगा। डिविडेंड डिपेंड ऑन द प्रॉफिट। अब डिविडेंड डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनको भी क्या होगा? लॉस होगा। अब देखो, अब इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? ओनर्स होता है। अगर ये ओनर्स है, ओनर को प्रॉफिट तब मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, ओनर को लॉस होता है जब कंपनी को लॉस होता है, वैसे ही ये ओनर्स ही होते हैं। डिविडेंड डिपेंड, हाई रिस्क हाई रिटर्न, इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। इसके एडवांटेजेस क्या है? परमानेंट कैपिटल, कि कंपनी के पास एक परमानेंट कैपिटल की तरह रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, क्या होते हैं? परमानेंट ओनर्स होते हैं। नो फिक्स डिविडेंड, इनका कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिल सकता है, लॉस हो रहा है तो इनको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रमोट द क्रेडिट वर्दीनेस, अब इनसे क्रेडिट वर्दीनेस भी बढ़ती है, ठीक है। इंकरेज द पब्लिक पार्टिसिपेशन, जिससे अब क्या है, शेयर होल्डर से पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। जो पब्लिक है वो भी आके तुम्हारे शेयर्स खरीद सकती है, जिससे वो भी एक शेयर होल्डर बन सकती है, ठीक है। आपकी बुक में बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, ठीक है। यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, लेकिन आप ये भी लिख के आ सकते हो अगर आपको ये इजी लग रही है तो। अब क्या है इसके डिसएडवांटेजेस? क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको रेस करना, अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स को रेस कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? ज्यादा होती है। कंट्रोल्स गेट डिल्यूटेड, अब इसमें इतने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सबके पास सब ओनर्स होते हैं। अगर 10-15 जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, सबके पास शेयर होता है, तो जो कंट्रोल रहता है वो डिल्यूट होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है एक बंदे का, ठीक है। अनसर्टेन डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है। स्लो डिसीजन मेकिंग, अब अगर एक बंदा डिसीजन ले रहा है, एक बंदा ओनर है, सपोज करो छोटी सी शॉप है उसमें एक ही बंदा ओनर है, वो डिसीजन लेगा वो जल्दी होगा। यहाँ पे कितने सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, सब सारे सबके वोटिंग राइट्स है, सारे डिसीजन मेकर्स है, तो डिसीजन मेकिंग काफी स्लो हो जाता है। अब आता है प्रेफरेंस शेयर्स, अब इनको किसके सामने प्रेफरेंस मिलती है? इक्विटी के सामने प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। इनका डिविडेंड फिक्स्ड होता है, ठीक है। इनको प्रेफरेंस या प्रायोरिटी किसके, दे हैव द प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर्स से ज्यादा प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है, और ये कम रिस्की होते हैं देन द इक्विटी शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स का ना हमारा बड़ा अच्छा एक फीचर है, दैट इज द हाइब्रिड सिक्योरिटी, क्योंकि इनके पास इक्विटी के भी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं और डिबेंचर्स के भी कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है, ठीक है। अब इनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता ना इक्विटी वालों को, वैसे ही इनको फिक्स डिविडेंड मिलता है। आगे जाके हम डिबेंचर्स का पढ़ेंगे, डिबेंचर्स को भी जो फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो इसीलिए इनको हाइब्रिड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आता है हाइब्रिड का, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स क्या है? फिक्स डिविडेंड मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, ठीक है। जब कंपनी रीपे करती है पैसा तो इनको ज्यादा जल्दी प्रेफरेंस मिलती है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इनके कोई वोटिंग राइट्स मिलते, ये रहा, इनको हाइब्रिड सिक्योरिटी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों के फीचर्स होते हैं, इक्विटी के भी होते हैं और डिबेंचर्स के भी होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, प्रेफरेंस का। इसका एडवांटेजेस क्या है? कम रिस्क, फिक्स्ड इनकम होती है इनकी, ठीक है। इनको फिक्सली पैसा मिलता रहेगा, ये नहीं कंपनी को प्रॉफिट होगा तो इनको भी ऐसे प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। नो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे ऐसा कोई डिल्यूजन ऑफ ये नहीं होता कि कंट्रोल छीना जाएगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिस्की कम होता है, और फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंपनी देखती है कि उसके पास कितने डेट उसने रेस करा, कितना इक्विटी रेस करा है। तो ये जो हमारा प्रेफरेंस होता है फ्लेक्सिबल होता है, आप जितना मर्जी, तो जो प्रेफरेंस शेयर होता है ये नहीं कि उतना ही प्रेफरेंस शेयर हो, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीजें आती है, इक्विटी और डेट, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है। आपने कैपिटल स्ट्रक्चर अगर पढ़ा होगा तो उसमें होगा डेट और इक्विटी, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद है इसकी डिसएडवांटेजेस, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन रहती है इसकी, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो फिक्स्ड होती है, इसको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलता। कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंस रेस करना ये ज्यादा कॉस्टली माना जाता है, और रिटर्न्स इसके लिमिटेड आते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स जो होते हैं इसको क्रेडिटर्स भी कहते हैं ऑफ द कंपनी, ये डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स कहते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, और ये बोरोड फंड्स में आते हैं, ठीक है। इनको बोरोड फंड्स कहा जाता है, और कंपनी इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है। अब देखो, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो
चाहे लॉस हो, इनको इंटरेस्ट पे करना जरूरी है। अगर इनको इंटरेस्ट पे नहीं करोगे तो ये क्लेम भी कर सकते हैं आप पे, ठीक है। अपने इन जो पैसे के लिए क्लेम आउट कर सकते हैं, कंपनी के पास आ सकते हैं कि आपने हमारा पैसा क्यों नहीं रिटर्न करा। इनको इंटरेस्ट पे करना कंपल्सरी होता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसलिए डेट इक्विटी की जब वो रेशो बनाती है कंपनी, वो हिसाब से बनाती है। अब इनके फीचर्स क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनको पे करना होता है, इनके कोई ओनरशिप राइट्स नहीं होते, क्योंकि ये सिर्फ क्रेडिटर्स होता है, पैसा दे के चले जाते हैं, बस एक टाइम पे आके अपना पैसा लिया, अपना इंटरेस्ट लिया, एंड दैट्स इट। रिडीमेबल होता है, ठीक है, पैसा लिया निकाल लिया, ये रिडीमेबल होता है डिबेंचर्स। कम रिस्की होते हैं, शेयर ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि शेयर्स को तभी पैसा मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है तो उनको भी लॉस होता है, ठीक है। डिवेंचर्स का एडवांटेजेस क्या है, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है, आराम से फंड रेज कर सकते हैं, कोई डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एज सच वो ओनरशिप राइट्स नहीं होते। टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इंटरेस्ट पे, ठीक है। फिक्स्ड रिटर्न, रिटर्न फिक्स मिलती है, अगर तुम डिबेंचर होल्डर हो तो तुम्हें अपना रिटर्न फिक्स मिलेगा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। इस अदर डिबेंचर्स के डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले है फिक्स्ड पेमेंट बर्डन, दैट मींस कि जो इंटरेस्ट है डिबेंचर्स को रेगुलरली पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो, उनको पे करना ही पड़ता है कंपनी को, डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क। अब जब हमने कॉन्टिन्यूसली इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, तो एक रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन रहती है, जिसकी वजह से कंपनी का जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ जाता है, और उनको चांसेस रहते हैं इंसॉल्वेंसी के, क्योंकि कंपनी को अगर लॉस हो रहा है तो कंपनी कैसे इंटरेस्ट पे करेगी, पर कंपनी का ऑब्लिगेशन उसको पे करना पड़ेगा डिबेंचर्स को, तो इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क रहता है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस। इसका मतलब है जब कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को, तो उसको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, दैट इज सेट बाय द डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर जैसे मैं हूँ, मैं कुछ रूल्स बताऊंगी जो कंपनी को फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो ये रूल्स होते हैं जो लिमिट कर देती है फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की फ्रीडम कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, क्योंकि वो कुछ रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर से, हम कह सकते हैं कुछ रूल सेट कर देते हैं डिबेंचर होल्डर्स, ऑलराइट। उसके बाद है जैसे फॉर एग्जांपल हम ये इसका ये कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस का, कि डिवेंचर होल्डर कहेंगे कि आपको ये एसेट नहीं बेचना विदाउट आर परमिशन, ठीक है। तो वो एक आपकी जो फ्रीडम है कंपनी की वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वी हैव द नीड सिक्योरिटी। अब डिबेंचर होल्डर जनरली उनको एक एसेट चाहिए होता है एज अ कोलेटरल। जब वो पैसा देते हैं कंपनी को तो वो एज अ कोलेटरल कुछ लेते भी है कंपनी से, जिसकी वजह से जो कंपनी के एसेट्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को यहाँ से समझो, कंपनी को सपोज करो प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, डिविडेंड हमने पे करा है 40,000 का, कंपनी डिविडेंड पे करती है अगर उसको प्रॉफिट होता है, तो बाकी क्या रहा है कि 60,000। इसका मतलब होता है कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसमें से कंपनी की मर्जी है कि उसने डिविडेंड पे करना है अपने शेयर होल्डर्स को कि नहीं करना, बाकी वो सारा वापस फ्लो बैक कर देती है कहाँ पे, अपने कंपनी में। रिटेन्ड अर्निंग द पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट दैट इज केप्ट बैक। रिटर्न अर्निंग मतलब फ्लो बैक, वापस में कंपनी में डाल देना, ठीक है, री इन्वेस्ट कर देना बिजनेस में। जैसे मुझे लेट सपोज 60,000 का प्रॉफिट हुआ है, मैंने 60 का 60,000 ही अपने बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट कर लिया, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग करें। रिटेन मतलब अपने पास रखना, कंपनी अपने पास रखती है प्रॉफिट को, ठीक है। उसकी मर्जी है, उसमें से वो कुछ डिविडेंड भी दे सकती है, अगर वो नहीं देना चाहती तो वो नहीं देगी। तो आफ्टर द अर्निंग प्रॉफिट द कंपनी में गिव ऑल द प्रॉफिट एज द डिविडेंड। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट उसको फ्यूचर यूज के लिए रख सकती है, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। कुछ हिस्सा वो डिविडेंड के दे सकती है। कई बार तो कंपनी के एग्रीमेंट उसमें लिखा होता है एग्रीमेंट में कि कंपनी कितना डिविडेंड देगी कितना डिविडेंड नहीं देगी, वो डिपेंड करता है। नो एक्सटर्नल बोरोइंग, ठीक है, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है, अपना पैसा अपने बिजनेस में दोबारा लगा लेना, और इसको एक्सपेंशन के लिए ज्यादातर कंपनी यूज करती है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बिजनेस के लिए। अगर तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारे पास फंड्स की कमी रहती है, शॉर्टेज रहती है, जिसकी वजह से तुम्हारा बिजनेस भी लॉस में जा सकता है। प्रॉपर सिलेक्शन करनी कि तुम्हें कौन सा सोर्स सूटेबल है, कौन सा सोर्स सूटेबल नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा तुम्हें लगता है कि तुम अपना पैसा रीपे कर सकते हो, तुम्हारी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो तुम डिबेंचर्स डेट ज्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है, इक्विटी कम यूज करो। सो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, ठीक है। कंपनी मस्ट बैलेंस द रिस्क एंड रिटर्न। कंपनी को अपना बैलेंस आउट करके चलना अपने रिस्क और रिटर्न को, और वाइसली डिसीजन मेकिंग करनी है जिससे उसे सक्सेस मिले,
ठीक है, उसको सॉल्वेंसी रेट देखना है, सॉल्वेंसी रेशियो देखनी है कि वो इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रही, दिवालिया तो नहीं हो रही, हमारी कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो सारे फैक्टर्स देख के ही उसको अपने फंड्स को क्या करना है, रेज आउट करना है। आई होप यू गेट इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इन सब में, कईयों के बुक में डिफरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, बट आप इसको लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू टुमारो। टेक केयर।